नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे रीट 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अपन क्या कर देंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कल पहले मैंने आपसे चर्चा की थी 2015 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आज अपन चर्चा करेंगे 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये क्यों ज़रूरी होता है, मैंने पहले भी बताया था और अब भी मैं बता रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी होता है मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न जो हैं, इनका तरीका आपको यदि मालूम चल गया तो आगे जो संभावित एग्ज़ाम होती है तो उसमें इनसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। और कई बार क्वेश्चन इनमें से रिपीट भी हो जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको सीखने को मिलती है। तो आज जो 2017 का जो पहला प्रश्न है वह है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, कि क्या क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, हांगहो, यांगटीसी, मेकांग और लीना। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, यांगटीसी है। मित्रों, यांगटीसी जो है इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और ये चीन देश में बहती है। किस देश में बहती है, चीन में। और ये चीन और एशिया की सबसे लंबी क्या है, नदी है। ठीक है, क्या नाम है इसका, नाम यांगटीसी नदी है। देखिएगा, ये जो मैप है ये आपके एशिया महाद्वीप का मैप है। ठीक है, यहां हमारा देश है भारत, यहां देश है चीन, इधर आपके देश है म्यांमार, इधर आपके देश है वियतनाम, लाओस, और मित्रों यहाँ पर आपकी नदी बहती है यांगटीसी। इस एशिया महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है, यांगटीसी नदी बहती है। ये चीन देश में बहती है यांगटीसी नदी। और ये जो यांगटीसी नदी है, इस नदी के तट पर चीन का प्रमुख शहर स्थित है, संघाई। कौन सा शहर स्थित है, संघाई शहर स्थित है। ये जो संघाई है, ये शहर बड़ा चर्चा में रहता है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला शहर है। विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला शहर है, उत्पादन करने वाला शहर है। कौन सा है, संघाई। और संघाई किस नदी के तट पर है, तो देखिएगा कि यांगटीसी नदी के तट पर है। और यांगटीसी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसका विकल्प, इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही होगा, आपके 2 सही होगा। अन्य नदियों पे चर्चा करें तो हांगहो जो नदी है ये भी चीन की प्रमुख नदी है, हांगहो। और ये जो नदी है हांगहो, इसे पीली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीली नदी कहते हैं। इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। चीन का क्या कहते हैं, शोक भी कहते हैं। द सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। मेकांग जो नदी है, ये नदी आपके वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड देश में बहती है। कंबोडिया और कहाँ बहती है, थाईलैंड में बहती है। और नदी का नाम क्या है, मेकांग या मेकांग, मेकांग या मेकांग। और ये जो नदी है, इस नदी को थाईलैंड की जीवन रेखा कहते हैं। थाईलैंड की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं, मेकांग या मेकांग नदी को कहते हैं। क्योंकि इनको जानना जरूरी है, जब इनके नाम दिए हैं तो इन चारों के बारे में जान ही ले, पता नहीं किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ जाए। इसके बाद है लीना नदी। और लीना जो है ये रूस की, या लेना, या इसे हम लीना कहते हैं, ये रूस की प्रमुख नदी है। कहाँ की प्रमुख नदी है, रूस की। और ये साइबेरिया प्रदेश में बहती है। तो चारों नदियों के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का जो सबसे सही विकल्प है तो वह आपके यांगटीसी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है।
तो मित्रों ये 4 विकल्प आपको दिए हैं, तंजानिया, केनिया, युगांडा और रवांडा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किलिमंजारो जो है ये तंजानिया देश में स्थित है। किस देश में? तंजानिया। और तंजानिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है। किस महाद्वीप का? आपके अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है तंजानिया। यहीं पर आपके देश है केनिया, यहीं एक देश है युगांडा, ठीक है। और तंजानिया में आपके पर्वत शिखर कौन सा स्थित है? किलिमंजारो। मित्रों किलिमंजारो जो है इसकी औसत ऊंचाई है 5895 मीटर। कितनी औसत ऊंचाई है? 5895 मीटर किसकी? किलिमंजारो की, ठीक है। और ये तंजानिया देश में है और ये एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी का उदाहरण है? मृत ज्वालामुखी का उदाहरण, ठीक है। कौन सा? किलिमंजारो। ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। यही किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो है। पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। और ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब आप कहोगे साहब मृत क्या होता है, डेड वॉल्केनो क्या होता है? देखो हियर इज द 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट एंड डेड। अब ये क्या होता है मृत ज्वालामुखी? ये वे ज्वालामुखी होते हैं, वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे एक बार मैग्मा बाहर निकलता है, जिनसे एक बार मैग्मा बाहर निकलता है, और हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। निकलता है और हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, के लिए क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं वो मृत कहलाते हैं, कि ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे एक बार मैग्मा बाहर निकलता है और हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। जिनसे मैग्मा नहीं निकलता है ऐसे मृत होते हैं। एक सक्रिय होते हैं जिनसे लगातार मैग्मा निकलता रहता है, और एक आपके प्रसुप्त होते हैं जिनसे रुक रुक कर मैग्मा बाहर निकलता है। रुक रुक कर क्या बाहर निकलता है? मैग्मा बाहर निकलता है। वो प्रसुप्त होते हैं जिन्हें डोरमेंट कहते हैं, और जिनसे लगातार निकले उन्हें हम सक्रिय कहते हैं, ठीक है। और जिनसे एक बार मैग्मा बाहर निकला हमेशा के लिए शांत हो गए उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं, मृत या शांत कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, ठीक है। तो देखिएगा ये वायुमंडल है और वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में आपके परत है जिसका नाम है समताप मंडल। अब समताप क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो हमेशा तापमान घटता है। तापमान क्या होता है? घटता है। जबकि समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। आप कहोगे सब कैसे? कि क्षोभ मंडल की ये जो परत है यहाँ तापमान है -20 से -25, लेकिन जैसे ऊपर जाओगे तो -25 से -24 होगा, -23 होगा, -22 होगा, -21 होगा, -20 होगा, और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपके कितना हो जाएगा? -0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ तापमान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, क्षोभ मंडल में घटता है। तो यहाँ जो इसका सही विकल्प होगा वो नंबर 4 होगा, -0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो समताप सीमा पर औसत तापमान कितना होता है? कि -0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मित्रों ये जो समताप मंडल है इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं।
और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसकी खोज किसने की थी? टी जेरेंस डी बोट ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? टी जेरेंस डी बोट नामक विद्वान ने की। तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और इसकी खोज किसने की? टी जेरेंस डी बोट ने की। और इस मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? -0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। विकल्प आपके सामने दिए हैं उपपातालीय सेल का, बाह्य आग्नेय सेल का, पातालीय सेल का और कायांतरित सेल का। ठीक है, अब यहां जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा बाह्य आग्नेय सेल। आप कहोगे साहब कैसे है? मित्रों, आग्नेय जो चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है, इस चट्टान के बाह्य भाग को बेसाल्ट कहते हैं। जो बाह्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। भाग को बेसाल्ट कहते हैं। और आंतरिक जो भाग होता है उसको हम ग्रेनाइट या पेरिडोटाइट कहते हैं। पेरिडोटाइट कहते हैं। ठीक है ना? किसको कहते हैं? आंतरिक भाग को कहते हैं। कि ग्रेनाइट या पेरिडोटाइट कहते हैं और बाह्य भाग को बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। किस भाग को कहते हैं? बाह्य भाग को। तो बेसाल्ट सेल जो उदाहरण है वो किसका है? बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? क्योंकि आग्नेय चट्टानों की बाह्य सतह को बेसाल्ट कहते हैं और आंतरिक सतह को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट या पेरिडोटाइट कहते हैं। ग्रेनाइट या क्या कहते हैं? पेरिडोटाइट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है? कि ये बाह्य आग्नेय सेल का क्या है? उदाहरण है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये जैवमंडल से आता है आपके क्वेश्चन, कि बायोस्फीयर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो आप एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते हो तो उसका औसत ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। तो जब भी हम औसत ऊर्जा प्रवाह निकालते हैं जैवमंडल में, एक थोड़ा साइंटिफिक है यहाँ पे रीजन, इसको सिर्फ आप समझ लेना, सिर्फ देख लेना कि इसका जो सही विकल्प होगा 10%। मतलब कि एक पोषण स्तर से, कि मानव से और जीव जंतुओं तक आप जाओगे या जीव जंतु से मानव तक आओगे या पादप से और आप जीव जंतु तक आते हो, तो ऊर्जा का जो औसत पोषण स्तर होता है वो 10% तक होता है। कितना प्रतिशत होता है? कि 10% होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो यहाँ इसे देख लेना कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने पर 10% तक का क्या होता है? परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? मैंने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ 4 विकल्प हैं: जूट, मूंगफली, सरसों और तरबूज। आप देखते हैं कि तरबूज जो है ये जायद फसल में होता है। किस फसल में होता है? जायद फसल के अंतर्गत होता है। क्या होता है? तरबूज होता है। ठीक है, आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस समय देखना आपके तरबूज आता है। ये जायद फसल के अंतर्गत आता है। जूट की बात करें, मूंगफली की बात करें तो ये दोनों खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। किस फसल के अंतर्गत? खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सरसों जो है ये आपके रबी की फसल में आता है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों है। ठीक है ना? आपके रबी की फसल में और भी फसल आप जान लीजिएगा कि क्योंकि क्वेश्चन इससे आया है तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी फसल रबी की फसल में होती है। तो देखो, रबी की फसल में गेहूं होता है, जौ होता है, ये रबी की फसल में होता है, चना होता है, तारा मीरा आता है, तारा मीरा होता है, मेथी, धनिया, सरसों,
सूरजमुखी, राई, ये जो सारी फसलें हैं ये किस में होती है? रबी में। देखो गेहूं, जौ, चना, तारामीरा, मेथी, धनिया, सरसों, सूरजमुखी, राई, ये सब के सब आपकी कौन सी फसल में आते हैं? आपके रबी की फसल में आते हैं। कौन सी फसल में? रबी की फसल में आते हैं। इसके अलावा जीरा आता है। क्या आता है? जीरा। जीरा भी आपके रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो देख लो यहां जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा? 3 नंबर का विकल्प सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो सरसों है, क्योंकि जूट और मूंगफली खरीफ में आते हैं। तरबूज आपकी किस में आता है? जायद में आता है। और रबी की फसल जो है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। गेहूं, जौ, चना, तारामीरा, मेथी, धनिया, सरसों, सूरजमुखी, राई, जीरा, ये सब के सब रबी की फसल में आते हैं। किस में आते हैं? रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके कि निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? मित्रों, आज हमारे देश के 6 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और अन्य छोटे छोटे जलमार्ग भी हैं। इनमें एक प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन आपके कौन सी नदी पर पूछ रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, या गंगा नदी की बात नहीं कर रहा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तो आपके कहां हो गया कि गंगा नदी पर हो गया। ठीक है, लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है या प्रयागराज तक है। हल्दिया से लेकर कहां तक है? प्रयागराज तक है। ओके, फिर NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पुत्र नदी पर है। ये 1988 में बना। कब बना? 1988 ईस्वी में बना और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 891 किलोमीटर। वहीं NW3 जो है ये केरल में है। 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये उद्योग मंडल नहर पर है। उद्योग मंडल नहर पर। ठीक है, साथ में और भी सहायक नहर है इसके साथ में, तो उस पर विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये काकीनाडा से मरकानम तक है। काकीनाडा से और कहां तक है? मरकानम तक है। मरकानम तक है। आंध्र प्रदेश और चंडी आपके पांडिचेरी वाली जो सीमा रेखा है ना, वहां पर है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। तो यहां आपके पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 होगा, NW2 होगा। और ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कब इसको विकसित किया गया? 1988 में। और इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है। ये इसकी क्या है? लंबाई है। और किस नदी पर है मित्रों? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता रही है 82.14%। तो इसका सही विकल्प है आपके 82.14%। ठीक है, जबकि भारत की कुल साक्षरता जो रही है वो रही है 74.04%। आप देखिएगा पिछला क्वेश्चन पेपर भी आपने सॉल्व किया 15 का, अब 17 का वो भी सॉल्व कर रहे हैं। आपके जनसंख्या से 100% प्रश्न आ रहा है, चाहे वो राजस्थान की जनसंख्या है चाहे वो भारत की है। तो ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि जनसंख्या के टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके निश्चित आ रहा है, एक तो इंडिया से आ रहा है और एक राजस्थान से। 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर पेपर में। तो कुल साक्षरता जो है वो भारत की कितनी है? 74.04%। अब पुरुष साक्षरता तो 82.14 है, तो महिला साक्षरता पूछ ले कितनी है? तो महिला साक्षरता जो है भारत की वह रही है 2011 में 65.46%।
कितनी रही है? 65.46%। मतलब विकल्प नंबर जो 2 है ये महिला साक्षरता है। कौन सी साक्षरता है? महिला साक्षरता है। और भारत की महिला साक्षरता कितनी रही है? 65.46, जबकि भारत की पुरुष साक्षरता जो रही है वो रही है 82.14%। और कुल साक्षरता जो है वो कितनी है? 74.04% है। कितने प्रतिशत है? कि 74.04% है। ओके। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वह आपके कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम। कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम, जो अपने सर्दियों में आती है ना, शीतकालीन समय में वर्षा आती है, वो आपके किसका परिणाम है? यदि ये पूछ लिया जाए तो देखिएगा यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वाले, लाल सागर वाले और भूमध्य सागर वाले। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प होगा भूमध्य सागर, जो शीतकालीन समय में चक्रवातों से वर्षा होती है। ये हमारा देश है भारत। ओके, इधर आप चलेंगे, ये पाकिस्तान है। इधर आप गए तो यहाँ पर आपके यूरोप महाद्वीप, और इधर जो है वो आपके कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ है आपके भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और आप देखिएगा कि ये भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। यहां शीतकालीन समय में दिसंबर और जनवरी के माह में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि यहां से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और ये चक्रवात इस जगह से उत्पन्न होकर, पश्चिम से उत्पन्न होकर भारत में आते हैं। इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ जब ये भारत में आते हैं तो भारत में आकर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। और इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है, और ये पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में आते हैं तो यहाँ वर्षा करते हैं, और उस होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और इसी मावट को हम गोल्डन शावर कहते हैं। इसी मावट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन शावर कहते हैं। ठीक है, और इस वर्षा से फायदा पहुंचता है। क्या पहुंचता है? फायदा पहुंचता है, उसको गोल्डन शावर कहा जाता है। ठीक है, और ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्पन्न होती है। जो चक्रवात आपके कहां से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, उनके कारण ये होती है। तो देखो, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न हो रही है चक्रवातों के परिणाम में? तो वो चक्रवात कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? भूमध्य सागर से। बोलो, हो रहे कि नहीं हो रहे? और भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में है और भारत के पश्चिम दिशा में है, और इनको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आपके लिए। ठीक है, फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है, स्थानीय रूप से जाना जाता है। कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि वहां आंतरिक भाग में बहने वाली नदियां पुनः आपके पृथ्वी पर, मतलब सतह पर नजर आती हैं, कि वहां पर लुप्त हो जाती हैं। और इस तरह की प्रक्रिया आपके कहीं होती है तो वो होती है तराई प्रदेश में होती है। इसका सही विकल्प होगा तराई प्रदेश। और ये भी ध्यान में रखना कि तराई जो प्रदेश है, ये प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। भाबर प्रदेश के कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। और तराई प्रदेश जो है भावर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और ये अर्ध दलदलीय भाग है। अर्ध दलदलीय भाग है। कैसा भाग है? अर्ध दलदली भाग। ठीक है, जो कि आपके भावर प्रदेश के कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश। ठीक है, वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक जो सूत्रपात है, आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है?
ये आपके प्रश्न है कि आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? कि जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला और गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। तो आधुनिक औद्योगिकरण का जो सूत्रपात हुआ है उसका श्रेय जो जाता है वो आपके कोयले से बनने वाली विद्युत को जाता है, और कोयले से बनने वाली विद्युत को हम ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, कि कोयले से बनने वाली विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? कि ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कोयले से बनने वाली जो विद्युत है जिसे आप ताप विद्युत कहते हैं, इसके औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय जाता है। अब बात यह आती है कि आप दुनिया में सबसे अधिक कौन सी विद्युत उत्पादित की जाती है? जल विद्युत, या परमाणु से बनने वाली विद्युत, या भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो मित्रों, आज भी पूरी दुनिया में कोयले से सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किससे सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है? कि कोयले से सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो कोयला है इससे चाहे पूरे दुनिया हो, विश्व में भी सबसे अधिक सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। चाहे वो भारत हो तो भारत में भी सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। चाहे वो आपके राजस्थान हो तो राजस्थान में भी सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। चाहे विश्व हो, चाहे भारत हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह आपके सबसे अधिक विद्युत यदि बनती है तो वो किससे बनती है? कोयले से बनती है। और इसी से आधुनिक औद्योगिकरण के क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, चाहे वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आपके 1600 ईस्वी में आई हो, चाहे वो आपके फ्रांस रहा हो, चाहे डच लोग रहे हो, हॉलैंड वगैरह रहे हो, चाहे दुनिया के अपने देश क्यों ना रहे हो, वहाँ पर औद्योगिकरण की जो शुरुआत है उसका श्रेय आपके कोयले से बनने वाली विद्युत को जाता है। मित्रों, क्लियर? दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? टिकाऊ खेती जानते हो कि जो सतत तौर पर की जाए, उसके लिए रासायनिक उर्वरक जैसे आता है ना, यूरिया आता है, नाइट्रेट, फास्फेट, के इनको निषिद्ध कर दिया। मतलब कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कहते हैं जैविक कृषि। क्या कहते हैं? कि जैविक कृषि कहते हैं, कि जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और जैविक कृषि को सबसे अधिक बढ़ावा जहां पर रासायनिक खाद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है वो भारतीय राज्य कोई है तो वो सिक्किम है। आज सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत में पहला स्थान रखता है। भारत में पहला स्थान रखता है। ठीक है, और यहां जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जैविक खाद से मतलब पूरे देसी तरीके से यहां कृषि कार्य करते हैं और उसका बेनिफिट भी आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि रासायनिक खादों के उपयोग से नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और अब हर सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दे रही है, जैविक कृषि पर जोर दे रही है, कि जिससे कि आपके अन्य जो किसी भी तरह की गंभीर बीमारियां लोगों में उत्पन्न हो रही हैं उससे आपके बचा जा सके। तो ये इससे शुरुआत की है और इसका श्रेय निषिद्ध कर दिया, पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स पर प्रतिबंध लगा दिया। वो भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। बड़ी मतलब उपलब्धि भारत के इस राज्य ने हासिल की है। छोटा सा राज्य है और इतनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ तक बिहार सरकार है ना, बिहार जहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, तो बिहार सरकार ने तो जैविक गलियारे बना दिए जिससे कि जैविक कृषि को जोर दिया जाए। जैविक गलियारे का विकास किया है। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग वहां से गुजरते हैं वहां पर किसका विकास किया है? जैविक गलियारे। पहला भारतीय राज्य बना है बिहार जहां जैविक गलियारे का विकास किया गया है। और पहला भारतीय राज्य जहां पर आपके जैविक खाद उपयोग लिया जाता है, जैविक कृषि की जाती है, वो कौन सा है? सिक्किम, जहां पर रासायनिक खाद के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपके कि निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? कि भाई ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया है? बोकारो,
दुर्गापुर, राउरकेला और विजयनगर। मित्रों, आपके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र। ठीक है, और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। ओके, क्लियर। दूसरी बात यह है कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है, कौन सा इस्पात संयंत्र? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित पश्चिम बंगाल में है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक पंचवर्षीय योजना कहते हैं। औद्योगिक पंचवर्षीय योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक पंचवर्षीय योजना, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर में स्थापित किया, तो इसी के अंतर्गत आपके राउरकेला उड़ीसा में भी स्थापित किया गया। ओडिशा में। और ये जर्मनी की क्रुपडेमार्क कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया। जर्मनी की क्रुपडेमार्क कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है, कहां पर? राउरकेला उड़ीसा में। दूसरा है आपके बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। चलो इसकी तो बात अपन अगली बार करेंगे। भिलाई जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। और ये जो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये लोहा इस्पात उद्योग जो छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया, जिसे सोवियत संघ कहते हैं। सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, वहीं आपके बोकारो जो इस्पात संयंत्र है, ये भी रूस की सहायता से स्थापित है। ठीक है, तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना। विजयनगर जो है, ये आपके भारतीय सहायता से स्थापित है। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? कि कौन सी नदी है जो उत्खात स्थलाकृति बनाती है? और उत्खात स्थलाकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। इसे हम बीहड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़। और ऐसे उबड़ खाबड़ भूभाग बनते हैं, बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ भूभाग बनते हैं। और ये कोई और नदी नहीं बनाती, राजस्थान में आपके चंबल नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। तो इसका सही विकल्प होगा चंबल। और आप जानते हैं कि चंबल नदी जो है वो राजस्थान में हाड़ौती के पठार पर बहती है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ बहती है? हाड़ौती के पठार पर बहती है। इस नदी को चमणवती भी कहते हैं। चमणवती भी कहते हैं। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु भी कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि कामधेनु भी कहते हैं। और यह हाड़ौती के पठार पर बहती है, चमणवती कहा जाता है। और राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु भी कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? चंबल को। और इससे बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उसे बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, जिससे बीहड़ बनते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है वह आपके याकुत जनजाति का आवास स्थान है। ठीक है, तो याकुत जनजाति का आवास स्थान सीधा सा पूछा जाए तो उत्तरी साइबेरिया है। ठीक है, आपके जनजाति है जैसे याकुत, लेप्चा, एस्किमो, ये ऐसी जनजाति हैं जो बर्फीले प्रदेशों में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? बर्फीले प्रदेशों में निवास करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रदेशों में निवास करती हैं। ठीक है, और ये मंगोलाइट प्रजाति के उदाहरण है। कौन सी प्रजाति के? मंगोलाइट के उदाहरण है। और ये याकुत जो है
इन बर्फीले प्रदेशों में ये रूस के साइबेरिया प्रदेश में निवास करती है। रूस के साइबेरिया प्रदेश में निवास करती है। और वो जनजाति आपके कौन सी हो गई? याकुत हो गई। याकुत, लेप्चा, एस्किमो, ऐसी जनजातियां हैं। इसमें से याकुत यहाँ निवास करती है। एस्किमो जो है वो आपके कनाडा में निवास करती है, कनाडा में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेप्चा जो है ये यूरोप के देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो देश है यहाँ पे निवास करती है। और ये मंगोलाइट प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो होगा उत्तरी साइबेरिया की याकुत जनजाति का जो आवास क्षेत्र है वो साइबेरिया प्रदेश है। और साइबेरिया प्रदेश कहाँ है? रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कि घग्गर का मैदान अवस्थित है, कि घग्गर का मैदान कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू तथा सीकर में, जालौर तथा सिरोही में, जैसलमेर तथा बाड़मेर में। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा, क्योंकि ये आप सबको आता है, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबने जवाब दे देंगे कि भैया वहाँ पे है, फटाफट आप जवाब दे दोगे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। आप जानते हैं कि ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर आपके दो ज़िले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इधर गंगानगर है और इधर हनुमानगढ़ है। इन दोनों जिलों में आपके घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? घग्गर। और घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है इसे हम नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। ठीक है। इसके प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। ओके। इसी नदी के बेसिन में हनुमानगढ़ में आपके पीलीबंगा बेसिन में, मतलब कि इसके तट पे नहीं, बेसिन में पीलीबंगा और कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। और बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी। पीले रंग की चूड़ी मिली, काले रंग की मिली। तो घग्गर नदी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है, तो वहाँ इसका मैदान अवस्थित है। घग्गर हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर, कालका माता की पहाड़ी से निकलकर आती है शिवालिक हिमालय में। और ये वहाँ बहने के बाद हरियाणा बहती हुई और आपकी कहाँ जाती है? राजस्थान आ जाती है। ओके। और इसका जो मैदान है वो कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़। बड़ा उपयोगी मैदान है जहाँ पर आपके कृषि कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कि राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया? तो ये चारों विकल्प हैं, गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर। तो राजस्थान में पहला जो आपके सूती वस्त्र उद्योग है वो ब्यावर में स्थापित किया गया। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। यहाँ ये कारखाना 1889 ईस्वी में स्थापित किया गया। ये उद्योग कब स्थापित किया गया? 1889 में। ये राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग है। पहला क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। जो कब स्थापित किया गया? 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया। ठीक है। और ये जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है जो आपके 1889 में स्थापित किया गया ब्यावर में, ये द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया। द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया। और इसे स्थापित करने का श्रेय सेठ दामोदर दास राठी को जाता है। दामोदर दास राठी को जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर अजमेर में। कब स्थापित किया गया? 1889 में। किसने स्थापित किया? सेठ दामोदर दास राठी ने। और किस नाम से जाना जाता है? द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो फिर जनगणना का क्वेश्चन आया। मैंने कहा ना कि जनगणना के दो क्वेश्चन आपके 100% रीट में आ रहे हैं। के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इन चारों में गंगानगर, बूंदी, बारां, सीकर में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर की रही है। और गंगानगर की वृद्धि दर रही है 10.0% रही है, सबसे कम, न्यूनतम।
कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपके राजस्थान के किस जिले की रही है? आपके गंगानगर की। जबकि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है 2011 में, वो रही है बाड़मेर की, और बाड़मेर की जो रही है वो रही है 32.55% जनसंख्या वृद्धि दर रही। ठीक है। जबकि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 21.3%। ये राजस्थान की क्या रही है? जनसंख्या वृद्धि दर रही है। मतलब प्रति वर्ष राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही 2.13%। इसलिए 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर रही 21.3%। ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर की रही 10.0% न्यूनतम रही। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की रही 32.55% और राजस्थान की कुल रही 21.3% और प्रतिवर्ष की रही 2.13% रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या के आपके 2 प्रश्न आए हैं। इसी तरह से जो पुराने एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हमारा आपको समय देने के लिए, आपका जो मूल्यवान समय वो आप हमें देते हैं और हम भी यही प्रयास करते हैं कि आपके करियर के लिए बेहतर प्रश्न आपके बीच लेकर उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।